नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और फायदेमंद फंड्स के जरिए हम आपको अच्छे जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि किस में आप अपना निवेश कर सकते हैं, किसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हर हफ्ते एक फंड और एक फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होती है। इस वक्त बाजार जिस जंक्चर पर खड़ा है, एक तेज़ी का माहौल बना है। यूएस में भी अगर आप देखिए तो इन्फ्लेशन ऐसा लग रहा है कि शायद पीक हो गया है और वहाँ पे 2 क्वार्टर से लगातार जो इनकी जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। अभी जो कल नंबर आया वो भी गिर के आया है। तो क्या फेड अब बहुत हार्श स्टेप नहीं लेगा, डविस कमेंट्री आ रही, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही, लेकिन उसकी वजह से बाज़ारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। तो यही मौका होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। बीच में लोग थोड़ा सा वो हो गए थे, हालांकि SIPs में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी। तो कौन से वो फंड हो सकते हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए? आज वैसा ही एक फंड है हमारे साथ, निपॉन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी फंड। जिस नाम से इसका ही फोकस्ड इक्विटी फंड है, तो बहुत कम स्टॉक्स इसमें होते हैं, एकदम फोकस्ड होते हैं और फोकस के पीछे जो प्रीमाइस होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फंड मैनेजर विनय शर्मा है। बहुत लंबा अनुभव है विनय का, और हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो हम लोग ये पूछ ही रहे थे मैं इनसे कि फोकस करना बड़ा कठिन काम होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। तो विनय, इससे पहले कि मैं आपके फंड के अंदर की बहुत डिटेलिंग करूं, पहले तो मुझे ये बताइए कि बाज़ार में अभी एक चर्चा शुरू हो गई है कि बॉटम बन गया है और एक कैंप करा है कि नहीं ये बेयर मार्केट की रैली। तो आप किस कैंप में हैं? देखिए, हम लोग जनरली शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन तो फेवर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप देखें बाजार में जो मेजर कंसर्न था वो था इन्फ्लेशन। लास्ट फ्यू क्वार्टर से इन्फ्लेशन डेवलप्ड मार्केट में और इंडियन मार्केट में वाज बियॉन्ड रेगुलेटर्स कंफर्ट। तो थोड़ा इन्फ्लेशन का कंसर्न था, थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न था। ऑब्वियसली फ्यू क्वार्टर्स बैक वैल्यूएशंस वर एट मच हायर लेवल एंड थोड़े पॉकेट्स में वैल्यूएशन काफी हाई थे, स्पेशली जो हाईटेक हाई ग्रोथ पॉकेट्स थे उनमें वैल्यूएशंस काफी हाई थे। सिमिलरली यूएस मार्केट्स में नैस्डैक में वैल्यूएशंस उनके एवरेज से काफी हाई थे। तो कंसर्न था इन्फ्लेशन का, कंसर्न था वैल्यूएशन का, एंड कंसर्न था कि रेगुलेटर्स काफी तेजी से या सेंट्रल बैंक्स काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, जिसका ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स पे नेगेटिव असर होने का चांस रहता है। तो ये ब्रॉड कंसर्न थे एंड आई थिंक उसमें से थोड़े कंसर्न खत्म तो नहीं हुए हैं बट कम होने लगे हैं। जैसे कि काफी ज्यादा बाजार का ध्यान और बाजार पार्टिसिपेंट्स का ध्यान अब इन्फ्लेशन से ग्रोथ की तरफ जा रहा है, सेइंग दैट शायद इन्फ्लेशन का तो पीक नजदीक आ गया है या ऑलमोस्ट कभी भी हो सकता है इन्फ्लेशन का पीक तो, लेकिन साथ में ग्रोथ स्लो डाउन स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में काफी हद तक यूएस में एंड यूरोप में, जहां पर एनर्जी कॉस्ट एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो यूएस और यूरोप में स्लो डाउन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से जो डर था कि इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से हाइक हो सकते हैं, वो डर थोड़ा कम होता जा रहा है। आई थिंक यही 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से बाजार अभी मूव कर रहा है मैक्रो साइड पे ऑब्वियसली। लेकिन विनय, जैसे आपने कहा कि ये फैक्टर्स हैं 4 की, थोड़ा स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए सेंट्रल बैंकर्स उतने हॉकिश व्यू नहीं रखेंगे, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा ही दिया यूएस ने, और यूएस ये भी कह रहा है कि अगली तिमाही में भी वो बढ़ाएंगे डेटा देख करके। तो उसका असर चूंकि हमारे यहाँ इसलिए पड़ता है कि हम अपनी करेंसी हेज करने के लिए, तमाम चीज़ों करने के लिए फिर फॉलो करने लगते हैं। अब आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या करेंगे। अगले शुक्रवार को 5 अगस्त को ये तय करना है उनको। तो एक कंपल्सिव रेट हाइक आपको लगता है यहाँ पे होगी जो कि फिर बाजार पसंद नहीं करेगा? वेल, देखिए, मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं एंड देयरफॉर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली उसका शॉर्ट टर्म असर होता है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। एंड अगर डेवलप्ड मार्केट्स में आफ्टर द रेट हाइक रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ये बता रहा है कि मार्केट इज स्टार्टिंग टू बिलीव के अब यहाँ से रेट हाइक्स स्लोअर होंगी एंड लोअर होंगे।
दैट इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि इफ अगर ग्रोथ स्लो डाउन होता है और इन्फ्लेशन का स्लो डाउन होता है तो रेट हाइक्स की उतनी जरूरत नहीं रहेगी जितना शायद कुछ क्वार्टर्स पहले लग रहा था। एंड अगर इंडियन फंडामेंटल्स देखें, इंडियन फंडामेंटल्स एक्चुअली आपके मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट पीयर्स से काफी बेटर हैं, इन द सेंस आपके पास क्लोज टू $600 billion रिजर्व्स हैं, which is there, which is a very strong backbone for currency. आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ऑब्वियसली अभी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप देखें कि क्रूड भी हैज फॉलन 25-30% इन लास्ट फ्यू मंथ्स, तो क्रूड का भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पीक सा हो गया है, और हाई प्रोबेबिलिटी के पीक हो गया है क्रूड का। सो देयरफॉर करेंसी में उतना कंसर्न नहीं लग रहा जितना कि कुछ क्वार्टर्स पहले लग रहा था। एंड सिमिलरली आरबीआई in our opinion would be feeling the same, that उतना कंसर्न नहीं है जितना पहले होना चाहिए था। सो therefore इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आरबीआई रेट हाइक करता है नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि आरबीआई क्या सिग्नल देता है और इंटेंशन क्या देता है, पॉलिसी हॉकिश रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, इन्फ्लेशन किस की डायरेक्शन क्या है, एंड ग्रोथ का डायरेक्शन क्या है। एंड अगर आप देखें तो एटलीस्ट ग्रोथ पे इंडिया का आउटलुक काफी बेहतर लग रहा है कंपेयर टू मोस्ट अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड प्रोबेबली डेवलप्ड मार्केट्स एज वेल। देयरफॉर हम लोग उतना कंसर्न नहीं है अबाउट आरबीआई पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रोबेबली फेड पॉलिसी वाज मोर ऑफ अ कंसर्न, लेकिन फेड पॉलिसी भी अब लग रहा है कि अब तो ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बड़ी दिलचस्प बात ये विनय आपने भी सुनी होगी कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि 2023 कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के बाद हो सकता है रेट काटने पड़े फेड को, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी में और डिमांड को किल कर रहे हैं, उससे एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि दोबारा से वो रेट चक्कर शुरू हो जाए। तो आपकी बहुत सही बात है ये कि रुख क्या होता है, वो हॉकिश रहते हैं, डॉविश रहते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है रादर कि वो कितना हाइक कर रहे हैं। अब आते हैं आपके फंड पे। आपके फंड के जैसा कि नाम है फोकस्ड इक्विटी फंड, तो कहाँ फोकस है आपका, किस सेक्टर में? अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से फंड को नोटिस करें तो हम लोग डोमेस्टिक साइक्लिकल्स पे काफी बुलिश रहे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, प्रोबेबली लास्ट 2-3 साल। एंड रीजन 3-4 थे। वन, अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर्स देखें इंडिया में, तो बिग डोमेस्टिक सेक्टर्स आर बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक्सेट्रा। अगर आप बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग 2015 to 19 एनपीएल क्राइसिस से गुजर रहा था, उससे बाहर निकला, प्रॉफिटेबिलिटी काफी लो थी। 2018-19 पीएसयू बैंक्स वर ऑलमोस्ट मेकिंग लॉसेस। 2019 ऑनवर्ड्स हम लोगों का व्यू था कि एनपीएल क्राइसिस का पीक हो गया है या होने वाला है, एंड देयरफॉर बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी विल कम बैक टू नॉर्मल सिनेरियो, एंड वैल्यूएशंस वर very cheap. 2 साल पहले बैंकिंग वैल्यूएशंस वर रियली चीप। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट हम लोग बैंकिंग पे काफी बुलिश थे, एंड अभी भी हमारा प्रेफरेंस बैंकिंग की तरफ है। सेकेंडली, अगर आप इंडिया का कैपिटल गुड्स एंड ऑटो साइकिल भी देखें, काफी सालों से कैपिटल गुड्स एंड ऑटो में, स्पेशली प्राइवेट केपेक्स में कुछ खास इंडिया में हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट्स भी डी लेवरेज कर रहे थे, जैसा मैंने कहा एनपीएल क्राइसिस था बैंकिंग में, वैसे ही कॉर्पोरेट्स में भी थोड़ा डेट इश्यूज थे, तो कॉर्पोरेट्स भी डी लेवरेज कर रहे थे, केपेक्स की तरफ कम ध्यान था। एंड अगेन वो सब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि ग्रोथ आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट 2-3 साल अगर कोई बड़ा शॉक नहीं आता है तो ग्रोथ आउटलुक स्टडी रहेगा। एंड प्राइवेट केपेक्स के भी रिवाइवल के काफी चांसेस हैं। अगर आप ऑर्डर बुक्स देखें इंजीनियरिंग कंपनीज के लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ऑर्डर बुक्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड तो काफी सालों से अच्छा कर रहा था, बट प्राइवेट साइड से भी अब ऑर्डर बुक्स या नए ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। सो देयरफॉर कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जो हम लाइक करते हैं। देन अगेन सेम फॉर ऑटो, आपका ये पूरा डीमोनेटाइजेशन प्लस जीएसटी प्लस कोविड का शॉक, इसकी वजह से ऑटो एक तरह से डाउनटर्न में चला गया था, स्पेशली सेगमेंट्स ऑफ ऑटो। एंड नाउ इट लुक्स लाइक ऑटो कैन हैव अ गुड साइकिल अगेन अगले 3-4 साल के लिए। सो हमारा प्रेफरेंस इस वक्त डोमेस्टिक साइक्लिकल्स या डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ज्यादा है कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर्स। जैसा कि हमने पहले भी बात करी, ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली
स्लो डाउन हो सकता है। यूरोप में जब तक ये वॉर रहेगा तब तक स्लो डाउन का कंसर्न रहेगा, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट एक्चुअली उनको काफी हिट कर रहा है। विनय, सिमिलरली आपने, यूएस में भी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन स्लो डाउन के विनय, चांसेस। जो आपने एसेट एलोकेशन किया अपने फंड में, उसमें बैंक्स और फाइनेंस दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 31% बैठता है। एक तो इक्विटी फोकस्ड फंड है आपका, ऊपर से 31% एक ही सेक्टर में, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया है? देखिए, अगर आप इंडिया का मार्केट ब्रेकअप भी देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा वेट है, एंड देयरफॉर इंडेक्स में भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी अच्छा वेट है। एंड सो देयरफॉर थोड़ा बहुत ये उसका रिफ्लेक्शन है कि इंडेक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर द बिगेस्ट वन, एंड थोड़ा एज आई सेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाज काफी चीप, काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल था 2 साल पहले, एंड साइकिल ठीक लग रही थी। एंड बैंकिंग, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये सब साइकिल्स व्हेन दे स्टार्ट जनरली वो लास्ट करती हैं 3-4 साल के लिए। तो यू कैन टेक अ मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन द सेक्टर एंड ऑन सम कंपनीज। तो यही रीजन है दैट हमारा कन्विक्शन लेवल बैंकिंग पे काफी हाई था, एंड वैल्यूएशन रीजनेबल थे, लिक्विड सेक्टर है, दैट्स बॉलपार्क। अच्छा, और सेकंड बेस्ट आपका जो है फिर वो ऑटोमोबाइल पे भी आपने बहुत फोकस किया है। ऑटोमोबाइल में आप 2 व्हीलर की तरफ देखते हैं या 4 व्हीलर की तरफ, या फिर ऑल टुगेदर एंसिलरी के थ्रू प्ले कर रहे हैं? सो ऑटो में एक्चुअली हर सब सेक्टर का अपना अलग फंडामेंटल्स हैं। 2 व्हीलर्स के फंडामेंटल्स, 4 व्हीलर के फंडामेंटल्स, सीवी फंडामेंटल्स और एंसिलरीज, इन सब एंसिलरीज प्रॉब्ली इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो आज की तारीख में हम एक्चुअली सारे ही सेगमेंट्स पे रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक हैं। 4 व्हीलर्स में लास्ट 4-5 साल में इंडिया की ग्रोथ सिंगल डिजिट में हुई है, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की ग्रोथ सिंगल डिजिट से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यू है आपके पास फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, आपका मिडिल क्लास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इनकम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, एंड ऑटो पेनिट्रेशन इतना भी हाई नहीं है कि आपका सिंगल डिजिट रिटर्न्स आए। सो देयरफॉर इसलिए 4 व्हीलर्स पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जब ग्रोथ वापस आएगी तो प्रॉब्ली इंडस्ट्री की ग्रोथ सिंगल डिजिट से डबल डिजिट की तरफ मूव करेगी। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वंस ऐसा होता है वो 3-4 साल तक चलता रहता है। तो मीडियम टर्म ऑटो 4 व्हीलर साइकिल इज लुकिंग क्वाइट गुड। 2 व्हीलर्स again at some point of time ये कोविड डिसरप्शन एंड डिमोनेटाइजेशन डिसरप्शन, उससे पूरा एक 3-4 साल का डिसरप्शन आ गया था इंडस्ट्री में, जो शायद अब स्टेबल हो रहा है, और स्टेबिलिटी में again these companies will do much better than what they have done over the last 3-4 years. CV cycle, जैसा कि मैंने कहा, CV is a reflection of infrastructure spending, capex cycle. तो वहां पर भी साइकिल अब ठीक लग रही है, बिकॉज प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक, गवर्नमेंट का ध्यान टुवर्ड्स रोड, रेलवेज, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ सीवी की डिमांड काफी ज्यादा होती है, उस तरफ गवर्नमेंट का काफी अच्छा ध्यान है फॉर क्वाइट सम इयर्स। तो सीवी साइकिल भी ठीक लग रही है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। एक्चुअली ऑटो में जनरली यू हैव टू बी सब सेक्टर स्पेसिफिक, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोबेबली सारे ही सब सेक्टर ठीक लग रहे हैं। ओके, ऐसे ही मैं देख रहा था कि आईटी में आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है सिंगल स्टोर कंपनी में, जबकि